हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 में जो सब चैप्टर है म्युनिसिपल मेंबर्स उसको पढ़ेंगे। और ये सेक्शन 37 ऑनवर्ड्स जो है कुछ सेक्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे। देखिए, इसी चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर ये तो मेंबर्स के बारे में हो गया, और इससे नेक्स्ट वाला जो सब चैप्टर है वो जो है उस रिलेटेड है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो एक दो चीजें जो हैं कुछ प्रेसिडेंट की यहाँ पे दे रखी हैं, और ऐसे ही एक दो चीजें जो मेंबर्स की है वो नेक्स्ट चैप्टर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के में दे रखी है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा कुछ चीजें जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यहीं से मुटेंडो मुटेंडिस एज इट इज कॉपी कर ली गई है, रिपीट नहीं किया गया है। यहाँ जैसे बातें कही गई हैं सेम उसी को कॉपी कर लिया गया है। तो ये भी एक चीज हम लोग दूसरी ध्यान रखेंगे। एक तीसरी चीज हम जो ध्यान रखेंगे कि मेंबर्स के जो मेंबर्स के नीचे जो इनके ये म्युनिसिपल मेंबर्स में जो टॉपिक आ रहे हैं, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसे आपका कुछ प्रोहिबिशंस हैं, उसके बाद कुछ टर्म की बात करी गई है मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स के रिमूवल की बात करी गई है, मेंबर्स के रेजिग्नेशन की बात करी गई है। तो ये जो मेंबर्स के जो सब हेडिंग है इसमें टॉपिक्स थोड़े कम है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली जब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के, जब हम टॉपिक्स देख रहे होंगे उस चैप्टर के जो अंदर सेक्शंस होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे। उसमें क्या क्या चीजें जुड़ जाएंगी मैं थोड़ा सा यहीं पे आइडिया दे देता हूँ। जुड़ने के लिए क्या इलेक्शंस जो हैं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, उनसे संबंधित चीजें बढ़ जाएंगी। उसी के बाद कुछ फंक्शंस हैं जो जो उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिटेल में दे रखे हैं, वो चीजें जुड़ जाएंगी। कुछ आपके एडिशनल फंक्शंस हैं वो भी दे रखे हैं, वो भी जो है आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। और उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जुड़ेगी वो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो जो है वो भी उसमें जुड़ जाएगा, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक टॉपिक होगा अगर जो हम कंपेयर करें पंचायत से। ऐसा क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप यहीं पे ध्यान रखिए कि पंचायत में जो है उप प्रधान वहां उप प्रधान होगा, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो पंचायत में उप प्रधान का जो पद है वो 2007 में क्या है अमेंड करके हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वाइस प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है वो हटाई नहीं गई है, वो एज इट इज कंटिन्यू कर रही है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के अलावा क्या है, वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा हम उसको देखेंगे, वो बड़ी ही एक विचित्र तरीके से होता है। जनरल इलेक्शन नहीं होता उसमें। उसमें क्या होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें इलेक्शन कर दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो इस टॉपिक को भी कहीं ना कहीं हम एट द बैक ऑफ द माइंड रखेंगे कि ये यूनिक चीज है। जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे और उसको और ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 37 देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 37 जो है ये कहता है कि मेंबर और प्रेसिडेंट को कोई रेमुनेरेशन और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि इनको ना तो रेमुनेरेशन दिया जाएगा ना ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो इसी से यहीं से हम लोग जो है एक कंपैरिजन कर लेते हैं पंचायत में भी कि वहां प्रधान और जो आपके मेंबर्स हैं उनको क्या मिलता है, ठीक है। तो वहां लिखा हुआ है एक्ट में जो उनको मिलता है वो होती है आपका अलाउंस और ऑनरेरियम। ये प्रधान को मिलता है और वहां मेंबर को मिलता है सिर्फ अलाउंस, ऑनरेरियम नहीं मिलता। तो ये जो है म्युनिसिपैलिटी में और पंचायत में दो डिफरेंस हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया। इसी के अलावा देखिए, जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनको ना तो रेमुनेशन मिलेगी ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा जो म्युनिसिपल मेंबर्स हैं। लेकिन लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन कर देती है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स या अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी रूल्स में भी अगर दे रखा है कहीं, तो हाँ ऑफ कोर्स रेमुनेशन और ट्रैवल अलाउंस मिल सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल ये था कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन होगी या रूल्स में दिया होगा तो उनको मिलेगा। इसी के बाद जो सेक्शन 38 है, नेक्स्ट सेक्शन है, वो क्या कहता है उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये बात करता है जो है टर्म की, टर्म किसकी, मेंबर की। तो इसमें भी दो रूल हैं, इसमें भी दो चीजें हैं कि एक जनरल टर्म कितनी होती है मेंबर की। तो जनरल टर्म के बारे में यहाँ नहीं दे रखा है। यहाँ क्या है, यहाँ एक्सेप्शनल टर्म के टर्म को जो है वो दे रखा है।
तो इस वजह से हम लोग थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि जो टर्म है ये वाली, ये टर्म जो है ये एक्सेप्शनल टर्म है। अब एक्सेप्शनल टर्म अगर मैं बताता हूँ तो जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म का मतलब ये होता है, कहीं ऊपर दे रखी है, किसी सेक्शन में ऊपर दे रखी है, अगर आप थोड़ा-सा दोबारा चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगी वो वाली टर्म। उसमें टर्म में ये दे रखा है कि जो मेंबर की टर्म होती है वो एक्सपायर किसके साथ करेगी? म्युनिसिपैलिटी के साथ एक्सपायर करेगी, यानी कितनी हो गई? 5 साल की म्युनिसिपैलिटी की टर्म है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 5 साल ही मेंबर सर्व करेगा। तो ये एक जनरल टर्म है मेंबर की। अनलेस उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। तो जनरल रूल तो यही हुआ कि 5 साल तक सर्व करेगा मेंबर, लेकिन एक एक्सेप्शनल रूल भी है। उसमें क्या है, अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाती है तो उससे पहले भी वो हट सकता है। वो एक एक्सेप्शन है। यहाँ दूसरा एक्सेप्शन है, यहाँ क्या है, इसकी टर्म जो होती है, अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, जो मेंबर के पद पे कोई आदमी, किसी की डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देता है, या उसके साथ कुछ हो जाता है, इल वगैरह हो जाता है और उसको पद छोड़ना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में, इस एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्या होगा? तो इस एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये बता रखा है कि उसकी टर्म कितनी होगी? जो बचा हुआ कार्यकाल है, जो बचा हुआ आपका टेन्योर है, जो पहला इससे प्रीडिसेसर था उसका, उतनी ही टर्म ये नया जो मेंबर जो बाय इलेक्शन में इलेक्ट होके आया है उसकी होगी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ से इस तरीके से डिफरेंट हो जाती हैं। और लगता बहुत आसान है, टर्म जो है कि ये बहुत आसान सा आंसर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों टर्म अलग-अलग होती हैं। जनरल इलेक्शन के बाद अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो पूरी 5 साल की टर्म करता है अनलेस डिसॉल्व्ड, और अगर जो बाय इलेक्शन होता है और किसी की पोजीशन कैजुअल वैकेंसी के बाद कोई नया मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता है, तो उसकी टर्म जो होती है वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म होती है, यानी बचे हुए जितने साल होते हैं उतने। ठीक है। इसी के बाद हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 39 जो रेजिग्नेशन की बात करता है। तो यहाँ पे जो है रेजिग्नेशन के बारे में मैं अगर आपको क्या है, मेंबर जो है रेजिग्नेशन दे सकता है। वो रेजिग्नेशन की जो है राइटिंग में होगा ऑफ कोर्स, और किसको लिखा हुआ, किसके लिए होगा, टू द किसको लिखा हुआ होगा, वो लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधे दे सकता है ये रेजिग्नेशन? नहीं, यहाँ पे ये दे रखा है कि जो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, उसको देके उसके ऑफिस में छोड़ के आ जाएगा अपना रेजिग्नेशन मेंबर, और उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जो है उस रेजिग्नेशन को कहाँ-कहाँ फॉरवर्ड करेगा? एक तो वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के नाम ही वो रेजिग्नेशन लिखा गया था। तो पहली ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उस रेजिग्नेशन को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने की है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपैलिटी का, उसको भी इन्फॉर्म करेगा, देखिए साहब आपके मेंबर ने भी ये देखिए यहाँ रेजिग्नेशन दे दिया है, तो आप जो है इस बारे में सूचित हो जाएं, आप जानकारी आपको भी मिल जाए। इस तरीके की बात जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेगा। इसी के बाद देखिए ये तो हुआ रेजिग्नेशन। जो सेक्शन नेक्स्ट है वो है आपका रिमूवल। तो रिमूवल, मेंबर का रिमूवल कैसे होता है? तो मेंबर का रिमूवल जो है, यहाँ पर मेंबर का रिमूवल जो बताया गया है, कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो पावर होती हैं। एक तो वो डिसोल्यूशन कर सकती है। डिसोल्यूशन किसका होता है? वो इंस्टीट्यूशन का होता है, म्युनिसिपैलिटी का होगा, पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी का डिसोल्यूशन हो जाएगा, और उसको कॉन्सिक्वेंस में सारे जितने पदाधिकारी हैं वो सब भी क्या है, उनको भी पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो होता है, हो जाता है डिसोल्यूशन। इसी के विपरीत चीज होती है एक रिमूवल। रिमूवल क्या होता है? रिमूवल भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन रिमूवल जो है इंस्टीट्यूशन का नहीं होता पूरे के पूरे, वहां सिर्फ एक इंडिविजुअल का होता है। वो क्या होता है? मेंबर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर एक आदमी का किया जा रहा है, यानी मेंबर का किया जा रहा है, तो उसका रिमूवल कहलाएगा। और ये रिमूवल जो है कुछ आपके ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेसिस पे किया जाता है। इनके ग्राउंड्स के अलावा इनको मेंबर को जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राउंड ए क्या है। 40 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो ए ग्राउंड है वो है 3 मीटिंग से लगातार 3 मीटिंग हो गई, और या 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स हो गए। ठीक है, ये जो मेंबर है ये नहीं आया है,
कहाँ मीटिंग में नहीं आया है और जो है ये इतने टाइम पीरियड जो नहीं आया है, इसने कोई सैंक्शन भी नहीं लिया है म्युनिसिपैलिटी से। कहने का मतलब उनसे कोई अप्रूवल भी नहीं लिया है कि मैं इतने दिन छुट्टी पे रहूँगा और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उनको बता के सैंक्शन उनसे कोई आपकी स्वीकृति भी नहीं ली है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को ग्राउंड मिल जाएगा इसको रिमूव करने का। इसी के बाद हम देखते हैं एक प्रोविज़ो है। प्रोवाइसो में ये कहा जाता है कि भाई ये सोचिए ये 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स या 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स जो है ये क्यों नहीं आ पाया उसका कारण ये था कि ये जेल में था या डेटेन्यू था या कहीं पॉलिटिकल प्रिजनर था। तो कहीं न कहीं ये इन 3 कारणों की वजह से उस सिचुएशन में जब ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, उस सिचुएशन में जब ये नहीं आ पाएगा जो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग होगी तो क्या है ये इस कारण इसको रिमूव नहीं किया जा सकता तो ये एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे इसको ये छूट दे दी गई है कि इन तीनों कारणों की वजह से अगर अटेंड नहीं कर पाया है ये मीटिंग या नहीं आ पाया तो ये बंदा रिमूव नहीं किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के बाद सब क्लॉज बी है उसको देख लेते हैं। उसमें ये कहा गया है कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो 12 डी और 13 डी में अगर जो ये इसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होते ही ये बंदा जो है जो मेंबर है वो क्या है उसको रिमूव करने का ग्राउंड मिल जाता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैं 12 डी और 13 डी में थोड़ा एक दो पॉइंट्स जो है हल्के से आपको रिकॉल करा के याद दिला देता हूँ कि उनमें क्या लिखा हुआ था। उनमें ये लिखा हुआ था कि ये अगर सिटीजन जो है अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है, उस सिचुएशन में जो है डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर ये क्या होता है कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्टोरल ऑफेंस में लिप्त पाया जाता है, तो जो है ये डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस 12 डी और 12 13 डी में इसके अलावा और भी हैं कुछ जो मुझे याद आई वो मैंने आपको बताया कि इन अगर इस तरीके की कोई डिस्क्वालिफिकेशन कर ली है इस मेंबर ने तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिमूवल का एक ग्राउंड बन सकता है और स्टेट गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है। सी देख लेते हैं। सी के बाद सी में क्या है, देखिए क्या करता है ये आदमी जो है म्युनिसिपैलिटी में, ये आदमी अपनी म्युनिसिपैलिटी में जो अपनी पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करता है। सेक्शन 82 से जो गवर्न होती है चीजें, सेक्शन 82 में एक्चुअली डिटेल में बता रखा है इसका कि क्या चीजें होंगी, लेकिन इसके राउंड जो थोड़ा सा ब्रॉडली जो सब क्लॉज सी में ये बता रखा है कि ये क्या करता है म्युनिसिपैलिटी के बिहाफ पे, म्युनिसिपैलिटी का दिखाते हुए रॉब कि मैं म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हूँ और मैं सब काम करा दूंगा और मैं ये मेरे हाथ में ये सारी चीजें हैं, इस तरीके का रॉब दिखाते हुए अगर जो वो क्या करता है कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या कोई पैसे ले लेता है किसी से, इस बारे में पैसे ले लेता है या क्या करता है वो इस रॉब को दिखाने के बाद भी एक कहीं कोई पार्टनरशिप है जो जिसमें वो पार्टनर है उसमें कंटिन्यू करता रहता है और उसको फायदा दिलाता है, तो ये एक तरीके से क्या है अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के बराबर हो जाती हैं चीजें और ये जो है ये ग्राउंड दे देंगी किसका, रिमूवल का, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है अपने अपनी पावर, सुपरिटेंडेंस की पावर और कंट्रोल। इसी के बाद सब क्लॉज डी देख लेते हैं क्या करता है। ये बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया गया है कि यहाँ पे भी ये इसने कुछ ना कुछ रॉब दिखाया है और इसने क्या है लेकिन ये रॉब जो दिखाया वो ये उन चीजों से अलग है जो सेक्शन 82 में दे रखी है। तो ऊपर वाला सब क्लॉज सी जो था उसमें सेक्शन 82 की सारी वो वहाँ पे जो है सेक्शन 82 की बात आ रखी थी। यहाँ पे क्या है अदर देन सेक्शन 82 की बात आ रखी है, जो चीजें अदर देन 82 हैं उनकी बात आ रखी है। अब यहाँ ये क्या करता है, यहाँ क्या करता है ये आदमी ये फिर दोबारा अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसने जो है कोई मैटर पता होते हुए, ये मैटर पता होते हुए कि ये मैटर मेरे से ही संबंधित है या इसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ या इसमें मेरा कोई कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट है या ये कहीं ना कहीं इस चीज में जो है मैं किसी अपने ही कोई फायदा पहुंचा रहा हूँ, इस तरीके की बातों में कोई मैटर होगा अगर जो और उसमें ये खुद ही बैठ के कोई फैसला करता है तो ये जो है ये चीजें इसके लिए अपने पद के दुरुपयोग करने के बराबर होंगी। मिसयूज कर रहा है अपने पद का, अपनी पोजीशन का, और ये क्या ग्राउंड दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है।
इसी के बाद यहाँ पे एक चीज और दे रखी है सब क्लॉज ई कि देखिए क्या एक एक नई विचित्र चीज आती है कि क्या मेंबर लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है? क्या ऐसे वो दो स्टेटस एंजॉय कर सकता है कि एक जगह एडवोकेट भी हो और दूसरी जगह वो मेंबर भी हो म्युनिसिपैलिटी का? तो देखिए ऐसा हो सकता है। अगर ये कहीं कोई आपसे पूछता है चाहे एग्ज़ाम में पूछे और चाहे नॉर्मली पूछे, क्या एडवोकेट के साथ-साथ आप मेंबर भी बन सकते हो म्युनिसिपैलिटी का? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो प्रूफ है वो हमको इसमें सब क्लॉज़ ई में दिखता है। लेकिन चूँकि हम लोग ये वाला पूरी की पूरी एक्सरसाइज़ जितने सब क्लॉज़ पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? रिमूवल, कब ग्राउंड्स के रिमूवल बनेंगे, तो इसको रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर लीगल प्रैक्टिशनर है कोई आदमी और उसने सिविल केस में किसके खिलाफ खड़ा हो गया वो? म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ खड़ा हो गया मेंबर होते हुए। म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ खड़ा हो गया या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया और किस रिस्पेक्ट में खड़ा हुआ? नाज़ुल लैंड्स जो ऑर्चिड्स होते हैं, कुछ जो खाली पड़े हुए जो बागान होते हैं, वो उन ज़मीनों से संबंधित कोई लैंड्स पे ये जो है गवर्नमेंट की या फिर आपके जो म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ ही खड़ा हो गया। तो इसको ये माना जाता है कि ये जो है ये इसने अपने जो ड्यूअल स्टेटस है उसका गलत किया है इस्तेमाल। इसने क्या है ये म्युनिसिपैलिटी का मेंबर होते हुए इसे साथ देना चाहिए था म्युनिसिपैलिटी का, लेकिन उल्टा इसने दूसरे गलत आदमी का नाज़ुल लैंड्स ने को जिसने कब्जा रखा है उसको उसको साथ दिया है, उसके लिए अपीयर हुआ है। तो ये गलत मानी जाती है चीज़। तो इस ऐसे सिविल सूट में अगर जो ये करता है तो रिमूवल का ग्राउंड बन जाएगा। इसी तरीके से क्रिमिनल में देखेंगे, क्रिमिनल केस में अगर कोई केस जो है म्युनिसिपैलिटी ने फाइल कर रखा है किसी आदमी के अगेंस्ट, तो उसके जो है उसके लिए वो आदमी अपीयर हो जाता है। ये मेंबर जो है लीगल प्रैक्टिशनर होते हुए उसके लिए अपीयर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जब ऐसा कहीं देखने को मिलेगा, तो क्या है म्युनिसिपैलिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ ही खड़ा हो गया, तो उसको क्या है रिमूव करने का ग्राउंड बन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ थोड़ी-सी एक जो थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, उसको मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो क्रिमिनल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में अगर जो ये सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। उस सिचुएशन में तो ये खड़ा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो ये जो है म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ खड़ा हो गया, तो जो है चीज़ों को गलत माना जाएगा और इसको रिमूवल का ग्राउंड इसके खिलाफ बन जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जो लीगल प्रैक्टिशनर भी है और वो मेंबर भी है, कोई केस में खड़ा हो जाता है, तो बताइए क्या होगा? तो आपको ऑफ कोर्स लगेगा भाई ये क्या है, ये जो तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। जबकि ऐसा आंसर नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम इस सेक्शन में सब क्लॉज़ एफ देख लेते हैं। ये क्या कहता है इसमें एक ड्यूटी इसको एक क्या है एक ज़िम्मेदारी दे रखी है कि भई अगर आपने अपना रेज़िडेंस शिफ्ट कर दिया है, जहाँ से आप इलेक्शन लड़े और जहाँ से आप इलेक्ट होके आए हैं, आपने वहाँ से अपना ऑर्डिनरी रेज़िडेंस जो है वो शिफ्ट कर दिया है, कहीं और बाहर चले गए हैं, तो आप विदिन 3 मंथ्स अच्छे मेंबर होने के नाते आप क्या है रेज़िग्नेशन दे दीजिए। तो इस तरीके की बात कही गई है। लेकिन अगर आप 3 महीने तक रेज़िग्नेशन नहीं देते हैं, तो 3 महीने के बाद एक राइट एक्रू हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आपको रिमूव कर सकती है इस ग्राउंड पे कि आपने अपना रेज़िडेंस शिफ्ट कर लिया है। तो ये भी एक रिमूवल का ग्राउंड बनता है। इसी तरीके से सब क्लॉज़ जी देख लेते हैं। सब क्लॉज़ जी क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि भई आप जो मीटिंग देखिए पर्टिकुलरली क्या इसने मिसबिहेवियर किया और डिसऑर्डरली बिहेव किया, ठीक है? तो 2 तरीके 2 इसने गलत कृत्य किए हैं, एक तो या तो मिसबिहेव परसिस्टेंट लगातार यानी लगातार मिसबिहेवियर कर रहा है या डिसऑर्डरली कुछ गलत तरीके से कुछ काम कर रहा है मीटिंग में, ठीक है? म्युनिसिपैलिटी की। और इस संदर्भ में इसी सब्जेक्ट पे किसने कंप्लेंट करी है? स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट करी गई है। किसने? प्रेज़िडेंट ने या किसी और सदस्य ने कंप्लेंट करी है। तो ये सिचुएशन भी क्या एक ग्राउंड दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि इस मेंबर को हटा दिया जाए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद एक और मिसकंडक्ट की बात हो गई जो मिसकंडक्ट यहाँ पे दिया गया है कि गिल्टी मान लिया गया है, ये गिल्टी हो गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ये मिसकंडक्ट पाया गया, ऐसा नहीं।
फाइनल प्रोसीडिंग सारी पूरी हुई गई और ये क्या मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया। कैसे पाया गया? इसने क्या किया? जब ये बंदा जो है ये मेंबर था, ठीक है? और इस मेंबर के होते हुए भी इसने क्या था, कोई और किसी पोजीशन पे काम किया, किसी वजह से इसको रख दिया गया उस पोजीशन पे। और उस पोजीशन पे रखने के बाद ये उनकी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा था और जब ये एक्सरसाइज कर रहा था पावर को तो इसने उस डेजिग्नेशन को इसने उस डेजिग्नेशन को बदनाम किया और उस डेजिग्नेशन पे बैठते हुए कुछ गलत काम किए क्योंकि इसके हाथ में पावर्स आ गई थी। तो जब इस तरीके से कुछ पोजीशंस हैं जैसे कि ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो इस सिचुएशन में जब ये इसने कुछ काम किया है, ठीक है? चाहे वो मेंबर है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंट होते हुए, तो इस सिचुएशन में क्या है, ये जो है ग्राउंड दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने मिसकंडक्ट किया, इन पोजीशंस का मिसयूज किया है जब आप इन पोजीशंस पे थे, तो आपको क्या रिमूव कर किया जाता है। तो ये जो है, ये जो इसने गलत काम किए होंगे, ये चाहे पहले करे हों, चाहे बाद में करे हों, उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉ 1976 के आने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी किए हों, अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट को पता चल जाता है, तो वो उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है? इसी के बाद हम देख लेते हैं कि एक सब क्लॉज़ 3 दे रखा है। ये सब क्लॉज़ 3 जो है, ये सब क्लॉज़ 3 जैसे मैंने आपको सब क्लॉज़ एच बताया है, ये उसी की तरीके से है। थोड़ा-सा इसमें वेरिएशन इस तरीके से है कि ये मेंबर जो है, ठीक है? ये ऊपर वाले में तो इसने क्या किया है, मिसकंडक्ट कब किया? जब ये अ, किसी पोज़ीशन मेंबर था, वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, किसी भी पोजीशन पे था, इन सब पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे था, ठीक है? तो उस सिचुएशन में इसने ये मिसयूज़ किया। अब यहाँ क्या है, ये क्या है, ये मेंबर था लेकिन इसको क्या किया गया, कुछ टाइम के लिए इसको क्या प्रेसिडेंट बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है? या कहते हैं किसी चेयरमैन किसी कमिटी का चेयर बना दिया गया या ये किसी एनी अदर कैपेसिटी में इसने क्या किया जब इसको ये सारी डेजिग्नेशन टेम्परेरी दी गई, ठीक है? तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन का अब्यूज़ फ्लेग्रेंटली, मतलब बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी जो है अपनी पोजीशन की और बहुत ही गलत काम किए इसने। और या फिर इसने क्या किया, जानबूझकर एक्ट और रूल्स थे, उनको इसने क्या किया, उनका भी कॉन्ट्रवेंशन, उनको भी तोड़ा, उनको माना नहीं और उन सब चीज़ों को तोड़ के बस अपनी एक तानाशाह की तरह जो है, अपनी मनमानी चलाता रहा। तो जब इस तरीके की चीज़ आएगी जो है इसके स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज में और इसके अलावा ये भी चीज़ आएगी कि इसने जो म्युनिसिपल फंड है उसको कहीं न कहीं प्रॉपर्टी को या म्युनिसिपल फंड या उसकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस पहुँचाया है, ठीक है? जो म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है उसको कहीं न कहीं डैमेज पहुँचाया है। तो उस सिचुएशन में भी ये 3 वजह से क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इस मेंबर को रिमूव कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये आदमी तो बिल्कुल फिट नहीं है क्योंकि इसने तो इतने बड़े-बड़े गड़बड़ काम कर दिए हैं, इस आदमी को तो बिल्कुल फिट नहीं है कि ये आगे यहाँ पे रखा जाए। तो उस सिचुएशन में भी मेंबर एज़ अ मेंबर उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है? इसी के बाद एक प्रोविज़ो एक एक्सेप्शन दे रखा है सब क्लॉज़ 4 में कि जो है आपका अ, नेचुरल जस्टिस यहाँ पे फॉलो करी है स्टेट गवर्नमेंट ने। जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना चाहेगी ऐसे मेंबर के खिलाफ, तो वो क्या करेगी, उसको अपॉर्च्युनिटी देगी अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, ठीक है? और जब जो अपॉर्च्युनिटी तो देगी अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, इसी के साथ-साथ जो भी एक्शन वो लेगी, उसके रीज़न्स भी लिखेगी और उसको एक पूरा का पूरा बाकायदा रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा जो भी रीज़न्स दिए गए हैं, जो भी उसके खिलाफ फैसला किया गया है। तो ये जो है नेचुरल जस्टिस की सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लाई की जाएँगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा हो सकता है, ये देखिए लॉजिक इसका ये है कि भई स्टेट गवर्नमेंट किसी बायस के चक्कर भी ऐसा हो सकता है कि बायस रखती हो, कुछ ईर्ष्या रखती हो इस आदमी से और इसकी बात स्टेट गवर्नमेंट की इसने ना मानी हो, तो इस वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट इसको हटा रही हो। तो इन चीज़ों को जब कोर्ट में जाएँगी तो कहीं न कहीं लिखित चीज़ें होनी चाहिए जिससे पता कर पाएँ कोर्ट की वाक़ई सही क्या था और गलत क्या था। तो इस वजह से ये सारा प्रोविज़न नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए यहाँ पे डाला गया है।
इसी के बाद सब क्लॉज 6 देख सकते हैं। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एक पावर की बात कर रखी है। देखिए एक बहुत ही बड़ी पावर जो होती है वो तो रिमूवल की होती है, और रिमूवल से क्या है आदमी हट ही जाता है। लेकिन एक उससे छोटी पावर भी दे रखी है कि आप हर केस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिमूव ही करेंगे, आप एक ऑल्टरनेट पावर भी है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, आप उस आदमी को जो मेंबर है उसको आप वार्निंग देके छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेट बता रखा है कि रिमूवल की जगह आप ये काम भी कर सकते हैं। इस तरीके की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। तो यहाँ पे ये जो है ऊपर से हमने ये देख लिया पूरा सेक्शन 40 भी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 41। ठीक है, देखिए ये आदमी अगर जो रिमूव कर दिया गया है ये, तो इसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होंगे कि क्या नहीं कर सकता अभी आदमी। तो यही इसी के बारे में बताता है हमारा सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 बेसिकली देखिए आप क्या रिलेटेड है मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन लड़ने से रिलेटेड है। ठीक है, तो कब ये इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होगा और कब इनएलिजिबल होगा। तो इस सेक्शन को जो है 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है। एक्चुअली क्या है, अगर आपका जिस ग्राउंड पे भी रिमूव कर रखा है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर रखा है। तो अगर सब क्लॉज 1A में जो है तो रिमूव कर रखा है तो उस ये एलिजिबल होगा। देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 1A में इसको रिमूव किया जाता है मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो 1A क्या था थोड़ा सा मैं रिकॉल भी करा दूं कि 1A जो था ये मीटिंग में एब्सेंट था। तो अगर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अगर इस सिचुएशन इस ग्राउंड पे रिमूव किया गया है तो इलेक्शन वो लड़ सकता है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको लड़ने देगी, कोई परेशानी नहीं है। तो ये थोड़ा हल्का सा ग्राउंड है, इस वजह से यहाँ पे इसको लड़ने दिया गया। आगे के 2 ग्राउंड जो है वो बड़े खतरनाक ग्राउंड है। उन ग्राउंड पे अगर जो ये रिमूव किया गया है तो इसको इलेक्शन लड़ने की दोबारा जो है अनुमति नहीं है। देखिएगा क्या कह रखा है कि 1B में जो है वो आप जो है आपको जो है रिमूव किया गया। अब 1B में क्या था, तो 1B में क्या 12D और 13D के बारे में बात की गई थी, और मैंने थोड़ा आपको रफ कनेक्ट करके ही बताया था कि अगर ये सिटीजन ही नहीं रहता या किसी इलेक्शन ऑफेंस में लिप्त पाया जाता है या करप्ट प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है या और बहुत सारी चीजें जो 12C और 12D और 13D में दे रखी हैं, तो उन सिचुएशंस में ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से रिमूव किया गया है तो ये क्या है अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो अब ये एलिजिबल नहीं रहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। एक एक्सेप्शन भी दे रखा है, जब तक कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इसकी खत्म नहीं हो जाती। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कैसे हो सकती है ये भी समझ लीजिए कि कोई आदमी था सिटीजन हो गया, यहाँ से क्या है बन गया किसी और कंट्री का रेजिडेंट बन गया। तो उस सिचुएशन में जब किसी और कंट्री का रेजिडेंट बन गया तो डिस्क्वालिफाइड हो गया, और डिस्क्वालिफाइड हो गया तो एक ग्राउंड रिमूवल का स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, लेकिन सोचिए वो दोबारा अपनी कंट्री में आ जाता है, इंडिया में आ जाता है और दोबारा वही रहने लगता है जहां वो रहता था, तो उसकी क्या है ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी और वो दोबारा लड़ सकेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये पूरी की पूरी चीजें बताता है कि कब लड़ पाएगा चुनाव और कब नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, इसी के बाद सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। सब क्लॉज 3 में जो है आपका ऊपर वाले 40 सब क्लॉज 3 की ही बात कर रखी है कि अगर उस 40 सब क्लॉज 3 में उसको रिमूव किया गया मेंबर को, तो उस सिचुएशन में वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी 5 साल तक वो डिसेबिलिटी रहेगी उसकी, और 5 साल के बाद ही वो चुनाव लड़ पाएगा। तो ये 5 साल की डिसेबिलिटी जो है ये क्या था, कुछ मैटर में आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। सब क्लॉज 3 में हमने ये पढ़ा था कि जब मेंबर जो है कहीं ना कहीं टेम्परेली किस पोजीशन को जो है किस पोजीशन पे बैठा दिया गया है, मेंबर को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है, और उसने वहां रहते हुए अपनी पोजीशन का फ्लेग्रेंट मिसयूज किया है, या फिर उसने क्या किया है, या उसने जो है प्रोविजंस को तोड़ा है, कॉन्ट्रावीन किए हैं प्रोविजंस, रूल्स, बायलॉज वगैरह वगैरह, या उसने क्या किया है उसने जो जो आपकी प्रॉपर्टी या फंड था म्युनिसिपैलिटी का उसका मिसयूज किया है। ये 3 चीजें थी। तो जब ये 3 चीजें करी थी इसी बेसिस इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर वो रिमूव किया गया था। तो इन चीजों में वो क्या है, अगर इस तरीके के उसने कृत्य किए तो 5 साल तक वो क्या डिसेबिलिटी रहेगी, और 5 साल के बाद फिर वो दोबारा लड़ सकता है। ठीक है, इसी के बाद एक एक्सेप्शन और दे रखा है, इसी के नीचे सब क्लॉज 3 के नीचे ये कह रखा है कि अगर
इन सब मैटर्स में जो मैंने अभी आपको बताया सब क्लॉज़ 3 में 40 सब क्लॉज़ 3 में जो ग्राउंड्स थे सारे, उनमें अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है किसी कारणों की वजह से, तो वो क्या कर सकती है, एग्ज़ेम्प्ट भी कर सकती है इस डिसेबिलिटी को। यानी 5 साल के टाइम पीरियड को कम कर सकती है, 5 साल की जगह 4 साल कर सकती है, या फिर उसको खत्म भी कर सकती है, टोटली खत्म कर सकती है कि नहीं 5 साल का मैंने टाइम पीरियड आपका जो आप पे पाबंदी लगाई थी, डिसेबिलिटी लगाई थी, वो खत्म करती हूँ और वो क्या है दोबारा एलिजिबल बना दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है। इसी के बाद सब क्लॉज 4 देख लेते हैं क्या है। तो सब क्लॉज 4 जो है ये कहता है अगर इन इन जो ये तो ऊपर जो डिस्कस करे गए वो सिर्फ 3 जो ग्राउंड्स थे उनको डिस्कस किया गया 1A, 1B और सब क्लॉज 3। इन्हीं 3 को जो है इनके बारे में जो है जनरली बता रखा था कि भाई इनमें अगर जो रिमूव किया गया है तो डिसेबल होगा या नहीं होगा, एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये बात बता रखी थी। अब सब क्लॉज 4 में ये कह दिया गया है कि इन सब के अलावा जो बचे हुए क्लॉजेज हैं अगर उनमें रिमूव किया गया है, उनमें रिमूव किया गया है तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये बता रखा है कि इस सिचुएशन में अगर until he is declared for reasons to be specified to be no longer ineligible and he may be so declared by an order of the state government। देखिए क्या है ये इसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर और किसी ग्राउंड में उसको रिमूव किया गया है, ऊपर दिए हुए जो ये 3 ग्राउंड थे इनके अलावा किसी में किया गया है तो ऑर्डर लिख के स्पेसिफाई करना होगा कि ये इनएलिजिबल है स्टेट गवर्नमेंट को, अन्यथा वो माना जाएगा कि वो क्या है एलिजिबल है और वो उस सिचुएशन में इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये जो है सब क्लॉज 4 कहता है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज ये वाला जो सब हेडिंग मेंबर्स जो म्युनिसिपल मेंबर्स थे ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसी के कंपैरिजन में हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें और आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।